नमस्कार मित्रों, आज हम लोग समाजीकरण की प्रक्रिया चैप्टर का पूरा सार करने वाले हैं, वही 5 से 6 मिनट के अंदर। तो 5 से 6 मिनट के अंदर आपको समाजीकरण की प्रक्रिया सीटेट का जो चौथा चैप्टर है ये सारा मैं क्लियर करने वाला हूं। तो बने रहिए इस वीडियो में। और मैं इस वीडियो के माध्यम से उसी बिंदु पे बात करूंगा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो नहीं पूछे जाते हैं उस पर हम लोग बात नहीं करने वाले हैं। इसलिए बहुत ही कम समय में चैप्टर 4 को हम लोग करने वाले हैं। पहला टॉपिक है समाजीकरण क्या है। समाजीकरण क्या है? समाजीकरण मनुष्य एक समाजी प्राणी है, इसीलिए बिना समाज का किसी भी व्यक्ति के सर्वांगीण विकास का होना असंभव है, अर्थात हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो समाजीकरण का फर्स्ट पॉइंट है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य समाजीकरण का पहला बिंदु है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इसीलिए बिना समाज का किसी भी व्यक्ति के सर्वांगीण विकास का होना असंभव है, अर्थात हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। दूसरा है आपका समाजीकरण केवल कौशल क्षमता प्राप्त करना है, अनुकरण करना ही नहीं, बल्कि समाजीकरण के माध्यम से विभिन्न प्रकार के व्यवहार को सीखते हैं, जैसे परोपकार करना, आत्मनिर्भर होना, सभ्य सुशील बनना। तो दूसरा पहला पॉइंट था कि समाज के बिना हम लोग सर्वांगीण विकास की कल्पना नहीं कर सकते हैं। दूसरा बिंदु है समाजीकरण केवल कौशल क्षमता प्राप्त करना अनुकरण करना ही नहीं, बल्कि समाजीकरण के माध्यम से व्यक्ति विभिन्न प्रकार के कौशल को सीखते हैं, जैसे परोपकार करना, सभ्य बनना, सुशील बनना इत्यादि। तीसरा पॉइंट है समाजीकरण के माध्यम से व्यक्ति अपने संस्कार, धर्म, संस्कृति, मानवीय मूल्य, नैतिक इत्यादि भी सीखते हैं। समाजीकरण के माध्यम से व्यक्ति अपने संस्कार, धर्म, संस्कृति, मानवीय मूल्य, नैतिक इत्यादि भी सीखते हैं। और इसके बाद आता है समाजीकरण के मुख्य घटक कौन कौन से हैं। तो समाजीकरण के मुख्य घटक 3 होते हैं। पहला होता है परिवार, समाज और समुदाय। समाजीकरण तीन चीज़ों से होती है। परिवार से होती है, समाज से होती है और समुदाय या संस्कृति से होती है। तो यहाँ पे मैं ये बता दूँ, समाजीकरण जो है जन्म के बाद बच्चा जो भी चीज़ सीखता है वो आपको बाहरी घटक से होता है, पर्यावरण से होता है, और पर्यावरण में समाज आते हैं। तो समाज में परिवार, समाज और समुदाय या संस्कृति से इनका बदलाव होता है। अब देखिए नोट में कह रहा है कि समाजीकरण सीखने की प्रक्रिया है जो जीवन प्रयत्न चलती है। और नेक्स्ट पॉइंट है समाजीकरण सांस्कृतिक गुणों को पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित करती है। और समाजीकरण व्यक्ति को एक जैविक प्राणी से सामाजिक प्राणी बनाता है। ये 3 पॉइंट नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये 3 पॉइंट जो है क्वेश्चन से डायरेक्ट आता है ना। ये ऐसे पूछ देगा कि समाजीकरण सीखने की प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती है, और एक पूछ देगा ये कथन सही है गलत। तो ये ऐसे करके क्वेश्चन आता है, तो ये तीनों को आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है समाजीकरण की प्रक्रिया। समाजीकरण के 2 प्रकार होते हैं, प्रथम या प्राथमिक समाजीकरण, दूसरा होता है द्वितीय या गौण समाजीकरण। गौण मतलब होता है कि मूक, है ना। तो समाजीकरण के 2 प्रकार होते हैं। समाजीकरण का प्राथमिक समाजीकरण या प्रथम समाजीकरण, इसके बाद होता है द्वितीय या गौण। गौण का यहाँ पर मतलब होता है द्वितीय। प्रथम व प्राथमिक समाजीकरण। प्राथमिक व प्रथम समाजीकरण की वह अवस्था जिसमें बालक जीवन की शुरुआत करता है उसे प्राथमिक या प्रथम समाजीकरण कहते हैं। और प्राथमिक समाजीकरण के अंतर्गत शिक्षा, संस्कृति, मूल्य, अभिवृत्ति आते हैं। अभिवृत्ति मतलब एटीट्यूड। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि प्राथमिक और प्रथम समाजीकरण के 3 पॉइंट हमने लिख रखे हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, भी आए हैं। पहला है समाजीकरण की वो अवस्था जिसमें बालक जीवन की शुरुआत करता है, उसे हम प्राथमिक या प्रथम समाजीकरण कहते हैं। ये यहाँ पे परिवार हो सकता है इसका एग्जाम्पल। और प्राथमिक समाजीकरण के अंतर्गत शिक्षा, संस्कृति, मूल्य, अभिवृत्ति आते हैं। प्राथमिक समाजीकरण के अंदर शिक्षा, संस्कृति, मूल्य और अभिवृत्ति आते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है प्राथमिक प्रथम समाजीकरण के मुख्य अभिकर्ता परिवार और मित्र हैं। यहाँ पे गौर कीजिएगा, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, परिवार और मित्र प्राथमिक या प्रथम समाजीकरण के मुख्य अभिकर्ता हैं। नेक्स्ट आता है द्वितीय या गौण समाजीकरण। समाजीकरण की वह अवस्था जिसमें बालक समुदाय तरीके से सीखता है, अर्थात समाज के व्यवहार को अपनाते हैं, उसे द्वितीय या गौण समाजीकरण कहते हैं। द्वितीय या गौण समाजीकरण क्या होता है?
समाजीकरण की वह अवस्था जिसमें बालक समुदाय तरीके से सीखता है अर्थात समाज के व्यवहार को अपनाते हैं, उसे द्वितीय या गौण समाजीकरण कहते हैं। द्वितीय गौण वाहन के अंतर्गत अभिकर्ता के रूप में विद्यालय, खेल का मैदान, पड़ोसी आते हैं। ये 3 चीज़ें जो हैं आपको ध्यान रखना है, विद्यालय, खेल का मैदान और पड़ोसी। ये पूछा जाता है क्वेश्चन ऐसे करके कि द्वितीय या गौण समाजीकरण का जो है अभिकर्ता कौन है, तो विद्यालय, खेल का मैदान और पड़ोसी। प्रथम का कौन हो गया, परिवार और मित्र, और द्वितीय का हो जाता है या गौण का हो जाता है विद्यालय या खेल का मैदान या पड़ोसी। 3 चीज़ें आती है आपको द्वितीय या गौण समाजीकरण में, और परिवार और मित्र आता है प्रथम वाले में। समाजीकरण की वो अवस्था, समाजीकरण की अवस्थाएं क्या होती है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। समाजीकरण की निम्न 4 अवस्था आता है। शैशव काल जो 0 से 2 साल तक चलती है, प्रारंभिक बाल्यावस्था जो 2 से 6 साल चलती है, उसके बाद उत्तर बाल्यावस्था जो 6 से 11 साल चलती है, और किशोरावस्था 12 से 18 साल चलती है किशोरावस्था। और यहाँ पे समाजीकरण 4 वर्ष तक ही होता है, ये 4 काल तक ही होता है। तो समाजीकरण यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि किशोरावस्था तक ही होता है। समाजीकरण केवल किशोरावस्था तक ही होता है इसी तिथि के अनुसार। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो शैशव काल में क्या क्या होता है। शैशव काल समाजीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत करता है। समाजीकरण का स्टार्ट कहाँ से होता है, जब बच्चा वुम्ब में होता है यानी गर्भ में होता है, तब से ही शैशव काल कहलाता है। तो यहाँ से ही चालू हो जाता है। जैसे अभिमन्यु ने चक्रव्यूह भेदने का जो है वो अपने गर्भ में ही सीखा था, तो वो सारी चीज़ें जो है वो गर्भ से ही चालू हो जाता है। तो अनुकरण करने की क्षमता या प्रवृत्ति की शुरुआत होती है। अनुकरण करने की प्रवृत्ति की शुरुआत होती है शैशव काल में ही हो जाता है, यानी कि रिपीटेशन, किसी चीज़ को दोहराने की, यानी कि अनुसरण करने की। तो ये आपको शुरुआत शैशव काल में ही हो जाता है। माता पिता पर निर्भरता इस शैशव काल में रहता है। बच्चे अपने माता पिता पर ही निर्भर होते सारे कामों के लिए शैशव काल में। और नेक्स्ट पॉइंट है 1 वर्ष के बच्चे में शर्मीले भाव की भावना दिखना है। 1 वर्ष के बच्चों में शर्मीले भाव की भावना दिखना। दूसरा होता है दूसरे व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करना। नेक्स्ट है आपका दूसरे व्यक्ति को अपने ओर आकर्षित करना। ये शैशव काल के गुण थे। और नेक्स्ट है प्रारंभिक बाल्यावस्था। प्रारंभिक बाल्यावस्था के कुछ गुण होते हैं। नाराज़ होने की प्रवृत्ति इसमें अधिक होती है। नाराज़ तुरंत हो जाता है, अगर आपको मनपसंद उसको चीज़ नहीं कीजिए तो नाराज़ हो जाएगा तुरंत। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था में ये बहुत अधिक पाया जाता है। वो आपस में झगड़ने की प्रवृत्ति बहुत अधिक होती है। इसमें आपस में झगड़ने की प्रवृत्ति बाल्यावस्था में, प्रारंभिक बाल्यावस्था में अधिक होती है। जिज्ञासा की प्रवृत्ति भी बहुत अधिक होती है इसमें। जिज्ञासा यानी कि किसी चीज़ को जानने की इच्छा प्रारंभिक बाल्यावस्था में बहुत अधिक होती है। नेक्स्ट आता है अभिभावकों के निर्देशों को इनकार करने की प्रवृत्ति। इसमें आप अगर अभिभावक है तो अपने बच्चे को आप कुछ निर्देश दीजिएगा तो उसमें इनकार करने की क्षमता अधिक होती है और इनकार करने की संभावना अधिक होती है। लेकिन आप इसको ट्रेन करके इसको मिनिमाइज भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था में अभिभावकों के निर्देश को इनकार करने की प्रवृत्ति अधिक होती है प्रारंभिक बाल्यावस्था में। तो नेक्स्ट चलते हैं सहयोग और सहानुभूति की भावनाओं का विकास। सहयोग और सहानुभूति की भावनाओं का विकास भी इसमें बहुत अधिक होता है। बच्चे जो हैं प्रारंभिक बाल्यावस्था में अब ग्रुप बना के खेलते हैं, यानी कि सहयोग करके अपना जो है सहानुभूति की भावना भी इसमें अधिक रहता है। उत्तर बाल्यावस्था में होता है प्रतियोगिता की भावना बहुत अधिक होती है। उत्तर बाल्यावस्था में प्रतियोगिता की भावना बहुत अधिक होती है। नेक्स्ट होता है पक्षपात करने का विकास अर्थात भेदभाव करने का भी विकास उत्तर बाल्यावस्था में बहुत अधिक हो जाता है। तीसरा होता है उत्तर बाल्यावस्था का गुण बालकों में दायित्व एवं जवाबदेही का विकास। बालकों में दायित्व और जवाबदेही का ही विकास होने लगता है उत्तर बाल्यावस्था में। और लास्ट अवस्था है चौथा अवस्था किशोरा बाल्यावस्था। किशोरा बाल्यावस्था के कुछ गुण होते हैं। समाजीकरण की जटिल अवस्था है, ये समाजीकरण की बहुत जटिल अवस्था है। किशोरावस्था में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि कौन सा अवस्था में जटिल अवस्था माना जाता है, तो उसको कहेंगे हम किशोरावस्था। किशोरावस्था समाजीकरण की जटिल अवस्था है। समकक्ष एवं मित्रों एवं समूह के साथ समायोजन। समकक्ष मित्रों एवं समूह में समायोजन कर लेते हैं, यानी कि वो अपने समकक्ष यानी कि अपने एज के बच्चों के साथ समूह बना के उसमें घुल मिल जाते हैं। विषम लिंगों के प्रति आकर्षण इसी एज में होता है। अगर आप पुरुष है तो महिला के प्रति अट्रैक्शन बहुत अधिक होता है किशोरावस्था में, और
अगर आप स्त्री हैं तो पुरुषों के प्रति भी अट्रैक्शन इसी अवस्था में अधिक होता है। तो किशोरावस्था के ये तीसरे गुण थे। चौथा गुण है सामाजिक व्यवहार में परिवर्तन। सामाजिक व्यवहार में परिवर्तन भी आता है। किशोरावस्था में बहुत अधिक सामाजिक व्यवहार में परिवर्तन आता है। आपको समाज में रिबेलियन का जो है यही एज कहा जाता है, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं भी कुछ हूँ, ये सारा जो भावना इसी एज में आता है। तो इस चैप्टर में इतने ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसी टॉपिक से पूछे जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको इस चैप्टर से क्वेश्चन आंसर करवाने वाला हूँ। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब इसका जो है आपको क्वेश्चन आंसर करवाऊं तो आपको सबसे पहले पहुंचे। तो नमस्कार, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय